देसी हीरा आखिरकार हिंदी डब में रिलीज हो चुकी है और हमने इस मूवी को देख लिया है। ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमने इस मूवी को देखने के बाद ये पाया ये काफी ज्यादा हॉरर है। अकेले में बैठ के मत देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का फुल एक्सप्लेन। उस सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें मधुसूदन नामक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है। मधु के सामने एक चाय का कप रखा हुआ है जो गलती से गिर जाता है, जिससे मधुसूदन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। मानो मधुसूदन को एहसास हो रहा हो कि कुछ बुरा होने वाला है। एकदम से उसके पास कहीं से फोन आता है और हम मधुसूदन के एक्सप्रेशन को गंभीर होते हुए देखते हैं। मधु तुरंत अपने घर के आस पास में जाता है जहाँ भीड़ इकट्ठा थी। हम देख पाते हैं कि पुलिस वाले एक कुएं में किसी औरत की लाश निकाल रहे थे और आसपास सभी लोग एकदम शौक में थे। दरअसल ये लाश कनी नाम की लड़की की थी और उसका कनी के परिवार वाले भी वहाँ मौजूद थे जो काफी उदास थे। मधु इनका पड़ोसी जैसा था और वो भी इस घटना से एकदम शौक में था। दूसरी तरफ हम रोहन नाम के बंदे से मिलते हैं जो कि इंडो अमेरिकन आर्किटेक्ट है और रोहन काफी अमीर बंदा है। फिलहाल वो अपने केरला वाले आलीशान घर में रहता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके घर में पार्टी वगैरह चल रही है। रोहन एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था एंड इन जनरल घर में रोहन के कई दोस्त इस पार्टी में आए हुए थे। उन्हीं में से एक दोस्त उसे बताता है कि कॉलेज में उनकी एक क्लासमेट थी नेमा कनी, वो खत्म हो गई है। ये वही कनी है दोस्तों जिसे हमें पहले सीन में दिखाया गया था जो कि कुएं में उसकी मृत्यु हो गई थी। कनी के गुजर जाने वाली न्यूज से रोहन थोड़ा अपसेट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ महीने पहले रोहन और कनी काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर रोहन ही अपनी तरह से रिलेशनशिप को एंड किया था। अब क्लियरली हम देखते हैं कि रोहन के फोन में अब भी कनी के कई फोटोज थे, इनफैक्ट कई मैसेज भी थे जिससे रोहन रिप्लाई तक नहीं किया था। ऐसे में रोहन डिसाइड किया कि वो कनी के घर जाएगा और अगले दिन रोहन और उसके दोस्त कनी के घर जाते भी हैं। वहाँ ये दोनों मधु से मिलते हैं। देन कनी के पेरेंट्स और रिलेटिव भी वहाँ मौजूद थे। रोहन कनी के घर में काम करने वाली एक बाई से भी मिलता है जिसका नाम एलसम्मा था। इधर उधर घूमते हुए रोहन कनी के कमरे में चला जाता है और कमरे के अंदर उसे एक लाल कलर की हेयर क्लिप मिलती है जो कि कनी की थी और रोहन उसे उठा लेता है मेमोरी के तौर पे। इसके बाद रोहन छत पर जाता है जहां पर वो कनी के भाई किरण से मिलता है और रोहन किरण से पूछता है कि कनी की मृत्यु होने से पहले कनी उसे कुछ बताया था। किरण उसे ना कहता है और यह हम देख पाते हैं कि किरण अपनी बहन के मरने पे बहुत ज्यादा शौक में था और वो कुछ भी बताने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन किरण ऐसे बिहेव कर रहा था मानो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम जो भी हो कनी के रिश्तेदार से मिलजुलने के बाद रोहन वापस अपने घर आता है और हम देख पाते हैं वो अपने साथ लाल कलर का हेयर क्लिप भी ले आया है। उस रात सोते वक्त अचानक से रोहन को महसूस होता है कि कोई उसके कमरे की बालकनी में है। रोहन चेक करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दूसरे दिन उसके कमरे में दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ऐसे में रोहन घर में इधर उधर देखता है लेकिन उसे सब कुछ नॉर्मल प्रतीत होता है, इसलिए वो वापस सोने चला जाता है। दूसरी तरफ हम मधु को देखते हैं जिसके घर पे हम कुछ फोटो देखते हैं। दिखने में फोटो एकदम नॉर्मल थी लेकिन ध्यान से देखने पे आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा कि मधु एंड्रस की फोटो थी। हम उसकी माँ को देखते हैं जो काफी चिंतित दिखाई दे रही थी क्योंकि मधु का काम वगैरह कुछ ज्यादा नहीं चल रहा था। मधु खुद ज्यादा हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम से झेल रहा था और इधर हम जर्नल के घर में फाइनेंशियल हालत को कुछ ठीक नहीं थी और अब मधु के पास थोड़ी इंसाइट है जिससे वो चीजें महसूस कर पाता है। आई मीन जब कनी के खत्म होने की खबर आई थी तो मधु को पहले ही महसूस हो गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, फिर कुछ बुरी खबरें आने वाली है। फिर हम कनी के परिवार को भी देख पाते हैं जहाँ कनी की माँ बस रोई ही जा रही है। उसके पिता भी बहुत ज्यादा चिंतित में बैठे हैं। वहीं किरण अब भी डिनाइल में है। हम आगे देखते हैं कि इनके पास घर वाले कुएं को मेंटल डोर से बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ रोहन वापस अपनी एंजॉयमेंट वाली लाइफ जीना शुरू कर देता है लेकिन एक रात सोते वक्त उसे महसूस होता है कि कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा है। रोहन तुरंत उठ जाता है और एक बार फिर वो अपने कमरे का दरवाजा खुला पाता है। इतना काफी नहीं था तो रोहन जब अपने बिस्तर को देखता है तो वो धंसा हुआ था, यानी ऐसा लग रहा था कि उस जगह पे कोई बैठा हो लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस सब से रोहन डर जाता है और वो पूरी रात सो नहीं पाता। इनफैक्ट वो हॉल में जाकर बैठा रहता है। अगली सुबह उसे एक डरावनी विजन भी आती है जहाँ उसे कनी का भूतिया चेहरा दिखता है। रोहन के मन में एक बात आती है, कहीं कनी ही तो उसे हट नहीं कर रही क्योंकि रोहन कनी को इग्नोर क्या करता था। इनफैक्ट कल जो उसे फील हुआ था कोई उसके बाल पर हाथ फेर रहा है, वेल कनी ठीक उसी तरह से रोहन के बालों में हाथ फेरा करती थी। रोहन काफी डर जाता है और वो अमेरिका जाने की भी सोचता है। इनफैक्ट उसे यूएस जाना ही था क्योंकि उसके पेरेंट्स वहीं रहते थे। वो टिकट बुक कराने की सोचता है पर किसी रीजन से वो टिकट बुक नहीं करा था। अब अगली रात रोहन के साथ फिर से अजीब चीजें होती है। लाइफ एक फूड आइटम के डब्बे का ढक्कन अपने आप खुल जाना,
देन फिर कोई उसकी बालों के साथ छेड़छाड़ी करता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतना काफी नहीं था तो एक अदृश्य शक्ति रोहन को धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा देती है और उसको घसीटने लग जाती है। रोहन को बहुत चोट लगती है और ये आकृति रोहन के हाथ पे काट भी लेती है। हमें क्लियरली रोहन के हाथ पे दांत के निशान बनते हुए देखते हैं। रोहन सीढ़ी पे भागने की कोशिश करता है लेकिन ये आकृति उसे सीढ़ी पर घसीट देती है जिससे रोहन चोट खा के बेहोश हो जाता है। जब रोहन को होश आता है तो वो अपने घर में गार्ड और मेड को पाता है। वो लोग रोहन को जगा रहे थे। रोहन के चेहरे पे बहुत ज्यादा चोट के निशान थे और ऐसे में गार्ड रोहन के पिता को कॉल कर चुका था। इस बात पर रोहन गार्ड पे भड़क जाता है। थोड़ी ही देर में रोहन के डैड का कॉल आता है जो कि रोहन से काम को लेकर सवाल करने लगते हैं। लाइक वो साइट को विजिट क्यों नहीं करता, क्या वो अपने आर्किटेक्ट वाले डिजाइन भेजे। पर रोहन थोड़ा सोचने लगता है। वो सोचता है कि मेरा कुछ खास काम करने का मन तो करता नहीं है, बस मैं पार्टी में बिजी रहता हूँ। और ऐसे में रोहन के पिता उसे चेतावनी देते हैं वो बिना कोई लफड़ा किए काम खत्म करे और वापस जल्द से जल्द आ जाए। इसके बाद हम रोहन को फोन पे अपनी और कनी की कुछ वीडियो देखते हुए पाता है जिसमें कनी उसके बालों को छेड़ रही थी। रोहन इस चीज को देख के ऑलमोस्ट पूरी तरीके से श्योर हो चुका था कि कनी की आत्मा ही उसके पीछे है और कनी को रोहन के बाल पसंद थे। रोहन अपने पूरे बाल ही कटा लेता है। इसके बाद रोहन मधु से मिलने जाता है और उसे वो सब कुछ बताता है जो कि उसके साथ हो रहा है। रोहन बताता है कि 7 महीने पहले उसके कॉलेज का एक एल्यूमिनी मीट था जहां वो कनी से मिला था। इसके बाद दोनों कनेक्ट हुए और दोनों दोस्त की जगह कब रिलेशनशिप में आ गए। रोहन के लिए ये सब कुछ एक कैजुअल छोटी सी फीलिंग थी लेकिन कनी इनके रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस हो गई थी। वो शादी की बातें करने लगी थी, हमेशा मैसेज और कॉल करती रहती थी जिससे रोहन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उससे इरिटेट भी हो गया था। ऐसे में रोहन कनी से दूर रहने लगा और कुछ टाइम बाद कनी भी उसे मैसेज करना बंद कर देती है और इसलिए रोहन को लगता है कि खत्म होने के बाद कनी उसे परेशान कर रही है। रोहन चाहता है कि मधु उनकी मदद करे क्योंकि मधु रोहन के पिता को पहले से ही जानता था। अब इन बातों के बीच मधु को फिर से फीलिंग आती है यहाँ कुछ सुपर नेचुरल है। मधु रोहन से कहता है कि अतृप्त आत्मा को शांति दे पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब आत्मा को वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए तो आत्मा भटकने लग जाती है। लेकिन एक बार कनी का अंतिम संस्कार वगैरह हो जाए तो कनी की आत्मा को शांति मिल जाएगी और रोहन के साथ जो कुछ उल्टा सीधा हो रहा है वो अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसे में रोहन डिसाइड करता है कि रोहन बेचारा डर के मारे डिसाइड करता है कि कनी के जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक वो सोएगा ही नहीं। इनफैक्ट वो अपने घर के सारे पर्दे खोल देता है, सारी लाइट्स हमेशा ऑन रखता है। रोहन किसी तरह खुद को जगा के रखता है। रोहन खुद को बिजी रखने के लिए ड्रम बजाना, स्विमिंग करना, ऐसे कामों में बिजी हो जाता है। जब कनी का अंतिम संस्कार हो जाता है तब जाके फाइनली रोहन अपने बेड पे सोता है। फिर अगली रात रोहन अपने घर पे फिर से पार्टी रखता है और यहाँ पर वो कनी के भाई किरण को भी बुलाता है। रोहन किरण को इसलिए बुलाया था ताकि वो किरण से बात करके उसके मूड को भी सही कर सके और पैसों से भी उसकी कुछ मदद कर सके। रोहन के मन में कनी की गुजर जाने से थोड़ी गिल्ट तो थी ही, इसी के लिए वो शायद कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहा था। खैर जैसे ही किरण को पता लगता है कि रोहन उसे पैसा वगैरह देने की सोच रहा था तो किरण बुरी तरीके से भड़क जाता है और चिल्ला के बोलता है कि मैं ठीक हूँ। हम सब उससे हमेशा पूछते हैं कि वो कैसा है लेकिन वो ठीक है। ये हम सब फाइनली किरण को रोता हुआ देखते हैं क्योंकि उसके अंदर जो दुख भरी हुई थी वो फाइनली बाहर आ जाता है। वो अपने इमोशन को सबके सामने एक्सप्रेस कर पाता है। रोहन किरण को संभालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन एकदम से एक अदृश्य शक्ति किरण को खींचती है और उसे बालकनी से नीचे फेंकने की कोशिश करती है। रोहन किरण को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो किरण को बचा नहीं पाता। ऐसे में किरण को पूरे बॉडी पे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। रोहन तुरंत उसे अस्पताल लेके जाता है और यहाँ मधु भी आता है जो कि किरण की इस हालत को लिए बहुत ज्यादा रोहन को ब्लेम करता है। इस पॉइंट तक रोहन एक बात समझ गया था कि जो भी इविल स्पिरिट उसके पीछे पड़ी है वो कनी के फाइनल राइट्स के बाद भी नहीं गई है। ऐसे में उस रात रोहन अपने घर में कनी की क्लिप लिए होता है और आत्मा से बात करने की कोशिश करने लगता है। घर की लाइट जाने के बाद रोहन फोन के फ्लैश लाइट की मदद से घर को चेक करता है और यहाँ उसके साथ कुछ असाधारण गतिविधियां होने लगती हैं। फाइनली वो सीढ़ी पे एक भूतिया आकृति को देख पाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बिना सर वाला बिना शर्ट पहने आदमी था जो कि रोहन की तरफ पॉइंट कर रहा था, यानी आगे बढ़ रहा था और फिर वो आकृति वहां चली जाती है। ऐसे में रोहन तुरंत मधु को फोन करता है और अगली सुबह मधु रोहन के घर पे आता है। रोहन मधु को बताता है कि उसे कनी की आत्मा परेशान नहीं कर रही, ये किसी और की आत्मा है जो कि उसके पीछे पड़ी है क्योंकि जो भूत रोहन को देखा वो औरत का नहीं बल्कि एक आदमी का था। जी हाँ, ऐसे में मधु रोहन से कंफर्म करता है कि वो जहां अभी रह रहा है इस घर में कोई खत्म वगैरह तो नहीं हुआ था ना। रोहन मना करता है जिसके बाद मधु उससे बहुत गंभीर होकर पूछता है क्या रोहन कनी के घर से कोई सामान उठाया था। इस पर रोहन हामी भरता है। जब वो कनी के घर गया था तो वो कनी के कमरे में उसका रेड कलर का क्लिप लेके आ गया था। ये सुनते ही मधु कहता है कि प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है क्योंकि खत्म हुए इंसान की अगर कोई भी पसंदीदा चीज
किसी और के पास आ जाती है तो इंसान की आत्मा वापस आती है, कपड़े गिरने या फिर इवन हेयर क्लिप ही क्यों ना हो। लेकिन इस केस में अजीब बात यह थी कि रोहन एक आदमी की आत्मा देखता है, ना कि कनी की। शायद वो आत्मा उसी की हो सकती है जो कि कनी की वो अपना मानता होगा। वो देखता होगा कि रोहन कनी का क्लिप उठाया हुआ है और इसलिए वो रोहन के पीछे पड़ गया, क्योंकि वो आत्मा के हिसाब से वो क्लिप उसकी है, मतलब कनी का जो कुछ भी है वो उसका है। वो आत्मा रोहन के सोने जागने सबका टाइम नोटिस किया होगा और शायद रोहन पे जानलेवा हमला भी कर सकती है। इसलिए इन्हें पता लगाना होगा कि आखिर ये कोई ऐसा आदमी था जो कि कनी के काफी करीब था। बस फिर क्या था, दोनों कनी के घर के कमरे में जाते हैं और मधु नोटिस करता है कि कनी की एक पायल थी वो गायब है। कनी भरतनाट्यम सीखती थी और इसकी क्लासेस भी अटेंड करती थी। इसके बाद ये दोनों कनी के घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प एलसम्मा से मिलने जाते हैं। एलसम्मा बताती है कनी खुद में ही खोई रहती थी और उसकी दो सहेलियां उससे मिलने आती थी, लेकिन कोई लड़का तो कनी से मिलने कभी नहीं आया। एलसम्मा ये कनी के डांस क्लासेस का भी जिक्र करती है। वैसे हमें ये भी जान पाते हैं कि एलसम्मा का एक बेटा है नेम। मधु और रोहन बहुत कोशिश करते हैं कनी के बारे में कुछ ज्यादा पता लग जाए, पर ऐसे में मधु कहता है कि मैं अपने हिसाब से पता करता हूँ, तुम अपने हिसाब से पता करो। तब रोहन अपने घर में ना रहकर अपने दोस्त के घर में रहने चला जाता है। इसके बाद हमें दो सीन दिखाए जाते हैं। पहले सीन में हम मधु को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर सूखे कपड़े उतार रहा था क्योंकि आंधी आने वाली थी। यह मधु को एहसास हो जाता है कि कनी व केस में जो गड़बड़ हो रही है उसके कारण आसपास ही है। इनफैक्ट शायद वो आत्मा अब मधु के पीछे भी आ सकती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रोहन अपनी माँ से बात कर रहा था। रोहन अपने पेरेंट्स से काफी अलग सा हो गया है। वैसे रोहन कॉल पर अपनी माँ से कहता है कि वो जल्द ही घर वापस आएगा। उस रात मधु भी अपने घर में असाधारण गतिविधियां महसूस करता है। जैसे ही चेयर हिलने लगती है वो बहुत डर जाता है। वो फौरन अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देता है और वो दरवाजे की दराज से क्लियर देख पाता है कि बाहर कोई असाधारण शक्ति है। ऐसे में मधु तुरंत पूरे घर में और अपने ऊपर नमक छिड़क लेता है ताकि इसे आत्मा को दूर किया जा सके, और इस चीज ने काम भी किया। आगे कुछ असाधारण गतिविधियां नहीं हुई। अब अगले दिन मधु और रोहन को कनी की फैमिली से उसके डांस क्लास की लोकेशन मिलती है। यहाँ दोनों वहां जाते हैं और कनी की एक फ्रेंड से बात करते हैं। फ्रेंड बताते कि कनी कुछ समय से डांस क्लास आना भी बंद कर दिया था, लेकिन कुछ महीने पहले जब वो क्लासेज आई थी तब एक दिन घर जाते वक्त बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए दोनों एक बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई थी और वहीं दूसरी साइड पे एक फोटो स्टूडियो था जहां से एक आदमी कनी को घूर रहा था। कुछ दिन के बाद वो आदमी कनी को स्टॉक करने लगा। कनी की फ्रेंड कनी से कहती है कि चलो हमें पुलिस को ये सब कुछ बता देते हैं, लेकिन कनी पुलिस वगैरह के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। अब वो आदमी अक्सर उसी फोटो स्टूडियो में दिखता है। इन्फॉर्मेशन फोटो स्टूडियो से ही मिल सकती थी। कनी की फ्रेंड ये बता देती है कि दिखने में वो आदमी कैसा था। आई मीन पतला दुबला था, उसके बाल कम थे एंड अंदर फिजिकली फीचर से। ऐसे में मधु और रोहन फोटो स्टूडियो जाते हैं और वो उस आदमी के बारे में पूछताछ करते हैं। स्टूडियो वाले बताते हैं कि वो उस आदमी को जानते हैं और उसका नाम नेम है। स्टूडियो वाले इन्हें फिलिप का नंबर देते हैं। फिलिप यहाँ कुछ समय तक काम करता था और फिलिप को अपने पिता के कहने पे ही काम पे रखा गया था। फिलिप हमेशा कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रिंट करता रहता था और कुछ समय से उसने काम पे आना बंद कर दिया है। ऐसे में स्टूडियो वाले सेंट जोसेफ चर्च पे पता लगाया जाए कि फिलिप कहाँ है तो उसके बारे में पता चल सकता है। शायद वो सऊदी चला गया है और इसकी ज्यादा डिटेल तो चर्च के फादर ही दे सकेंगे। रोहन तुरंत स्टूडियो वाले से डॉक्यूमेंट मांगता है जो कि फिलिप प्रिंट करता था और स्टूडियो वाले रोहन को ये डॉक्यूमेंट दे देते हैं। तो यस, इनके पास फिलिप का डॉक्यूमेंट और फोन नंबर आ गया था। वो बहुत कोशिश करते हैं फिलिप को फोन लगाने की, पर फिलिप का फोन नहीं लगता और डॉक्यूमेंट में क्या सब लिखा है वो समझ नहीं आ रहा था। रोहन पता लगाना चाहता था कि क्या फिलिप जिंदा है, क्योंकि अगर फिलिप जिंदा नहीं तो शायद उसकी आत्मा ही रोहन को परेशान कर रही है। यही सब पता लगाने के लिए रोहन और मधु प्लान बनाते हैं। सबसे पहले इन्हें उस एजेंट का पता लगाना होगा जो लोगों को यहाँ से सऊदी भेजता है, और इसका पता एलसम्मा से मिल सकता था क्योंकि उनका बेटा मनु भी शायद वहीं गया हुआ है। देन उस एजेंट से फिलिप के बारे में आइडिया लग जाएगा। एलसम्मा से बात करने रोहन जाने वाला था। मधु तुरंत चर्च के फादर से मिलता है। फिलिप वाली डॉक्यूमेंट्री उन्हें दिखाता है। फादर बताते हैं कि ये कुछ लाइंस तो बाइबल से ली गई हैं, लेकिन और कुछ लाइन बाहर से ली गई हैं। फादर उसके बाद तो जजमेंट डे आएगा जब सब उठाए जाएंगे और फिर जजमेंट होगा। फादर बताते हैं कि फिलिप चर्च की लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ चुका था और वो इस चर्च के बहुत करीब था। इनफैक्ट यहाँ वो क्वाड में गाता भी था। फादर के पास एक ग्रुप फोटो भी थी जिसमें फिलिप की भी थी और वो ये फोटो मधु को दिखाते हैं। मधु इस फोटो को जूम करके देखता है और देखते ही वो शॉक था क्योंकि उसे कुछ ऐसा पता लग गया था। यहीं से सीन चेंज होता है। रोहन एलसम्मा के घर पे जाता है, उनके बेटे नेम के बारे में पूछता है। नेम कभी कॉल नहीं करता तो उनके पास नेम का कोई ऐसा नंबर वगैरह नहीं है। ऐसे में रोहन एलसम्मा से उस एजेंट का नंबर मांगता है जिसने नेम को सऊदी भेजा था। एलसम्मा नंबर लेने अंदर जाती है और तभी रोहन कुछ फ्लैक्स अवार्ड्स वगैरह एलसम्मा के घर में दिखते हैं। रोहन नजदीक से इन्हें देखता है
और इन्हें अवार्ड्स में नाम लिखा था फिलिप सेबास्टियन। रोहन एल्सम्मा से पूछता है तो एल्सम्मा बताती है कि उसके बेटे का ऑफिशियल चर्च वाला नेम फिलिप सेबास्टियन है और घर में सब उसे नेम मन्नू बुलाते थे। इनफैक्ट मन्नू को भी फोटो देख के यही बात पता चलती है कि फिलिप और कोई नहीं बल्कि एल्सम्मा का बेटा मन्नू है। रोहन बिना सोचे समझे एल्सम्मा के घर के अंदर घुस जाता है। एल्सम्मा उसे मना भी करती है पर वो नहीं मानता और वो एक कमरे में पहुंचता है। इस कमरे में उसे बिस्तर पे मन्नू और फिलिप की सड़ी गली हुई लाश दिखती है। जी हाँ, एल्सम्मा का बेटा मर चुका था और एल्सम्मा अपने बेटे की लाश को घर में ही रखती थी। वो सबसे कहती थी कि उनका बेटा सऊदी में है, लेकिन असल में तो उनका बेटे की लाश घर में ही थी और लाश के पैर में कनी की पायल भी थी और कमरे में कुछ कैंसर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी थे और वो सारे पेजेस थे जो मनु और फिलिप प्रिंट किया करते थे, यानी डियाइस इराया वाली लिखी हुई बातें। अब इससे पहले रोहन कुछ रिएक्ट कर पाता, एल्सम्मा पीछे से उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ मधु रोहन को फिलिप का सच बताने के लिए कॉल लगा रहा था, लेकिन रोहन फोन को पिक नहीं कर रहा था क्योंकि वो बेचारा तो एल्सम्मा के घर में बेहोश पड़ा हुआ था। जब बेचारे रोहन को होश आता है तो एल्सम्मा उसे अपने बेटे फिलिप सेबास्टियन की कहानी बताती है। रोहन एल्सम्मा से पूछता है आपने ऐसा क्यों किया, तो बेचारी आखिरकार में अपनी बेटे की कहानी बताने के लिए तैयार हो जाती है। मन्नू को कनी बहुत पसंद थी और वो हमेशा कनी को देखा करता था। कनी की फोटो निकालता, उसे देखता, लेकिन वो कभी भी कनी को जाकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया क्योंकि बेचारे मन्नू को रेस्पिस वगैरह से रिलेटेड कैंसर था जिससे वो बहुत बुरी तरीके से कमजोर हो रहा था। इनफैक्ट वो कभी भी खत्म हो सकता था। फिलिप कनी की हर चीज को प्यार करता था, फिर चाहे उसके घुंघराले बाल हो या फिर उसकी कोई छोटी से छोटी सामान। एल्सम्मा अपने बेटे को इस तरह तड़पता नहीं देख पाती थी क्योंकि बीमारी के कारण फिलिप ज्यादा टाइम घर में ही रहता था। ऐसे में जब फिलिप की बीमारी से खत्म हो गए तो एल्सम्मा अपने बेटे की आत्मा को पृथ्वी पे ही रोकने के लिए एक प्लान बनाती है। वो कनी के छोटे छोटे सामान चुराती है, लाइक उसके गहने, चूड़ी, इवन बस टिकट या कोई भी छोटा सा सामान फिलिप की लाश वाले कमरे में रख देती थी। वो इस पूरे कमरे में कनी के सामान से भर दिया था और जब फिलिप की बिस्तर पर मौत हो गई तो वो फिलिप के पैरों में कनी की पायल को पहना देती है। ऐसे में जब फिलिप खत्म हुआ तो उसकी आत्मा वाकई इस दुनिया में टिक गई थी और घर में घुंघरूओं की पायलों की आवाज आने लगी। ऐसे में एल्सम्मा को लगता था कि उनका बेटा फिलिप उनके पास ही है और बूढ़ी एल्सम्मा ने ठान लिया था कि वो अपने बेटे को जाने नहीं देगी, चाहे इसके लिए उन्हें रोहन को ही क्यों ना खत्म करना पड़े। दूसरी तरफ मधु एल्सम्मा के घर आता है और वो चुपके से अंदर आकर रोहन को खोलता है और उठाता है। मधु यह देख चुका था कि एल्सम्मा बाहर जमीन खोद रही है, शायद वो रोहन को दफन करने वाली थी। मधु सोचता है कि इन पायलों की वजह से ही फिलिप की आत्मा अब तक इस दुनिया में है। अगर उसके पैर से पायल निकाल दी जाए तो चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। अब ये पैर से बुरी तरह से फंस चुका था और इसलिए इस पायल को निकालना नामुमकिन था। तो रोहन डिसाइड करता है और फिलिप के पैर ही काट के अलग कर देगा। रोहन चाकू लाने जाता है लेकिन एल्सम्मा उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। वहीं मधु के साथ फिलिप के कमरे में असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। मधु किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा था, वहीं एल्सम्मा रोहन को काफी पीट देती है। रोहन अपनी जान बचाने के लिए एल्सम्मा पे हमला करके उन्हें जोर से गिरा देता है। इसके बाद रोहन फिलिप के कमरे में आता है जब फिलिप मधु पे हमला करके उसे खत्म कर रहा था। रोहन फौरन चाकू से फिलिप के पैरों को अलग कर देता है जिससे पायल अलग हो जाए। पैर को अलग करते ही फेंक देता है। एल्सम्मा ये देखकर रोती है। मधु, रोहन, एल्सम्मा ये अच्छी तरीके से देख पाते हैं और देख के चकित रह जाते हैं कि आग में से आत्मा शक्ति निकलती है जो कि घर के छत को फाड़ कर निकल जाती है। मतलब शांति मिल गई थी अब पूरी तरीके से फिलिप्स को। अब इसे पूरे घर में आग लग जाती है और रोहन किसी तरह मधु को बचा के घर से बाहर निकलता है। हम देख पाते हैं कि फिलिप का भी पूरा कमरा जल चुका था जिसमें कनी का सारा सामान और डीएस एरा वाले नोट्स भी जलते हैं। रोहन ये एल्सम्मा को भी आग से बचा तक के बाहर निकालता है। इफेक्ट की एल्सम्मा की फाइनली अपने बेटे के गुजर जाने वाली बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। यहाँ पे सीन कट होता है। अब अगले सीन में मधु को सेम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए देखते हैं जहाँ उसमें मिलने एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम जॉर्ज था जो कि बताता है कि वो उसने अपना एक घर रेंट पे दिया था जिसमें काफी समय तक एक औरत और उसका बेटा रहता था और उन दोनों के जाने के बाद उसने वो घर लॉक कर दिया और उसको लगता है कि उस घर में कुछ है और इस सिलसिले में जॉर्ज को मधु की हेल्प चाहिए थी। अब वहाँ के दूर दूर के लोगों को पता चल चुका था कि मधु लोगों की ऐसी केसेस में हेल्प करता है और मधु को भी लाइफ में एक पर्पस मिल गया था कि अब वो किसी की हेल्प करके अपनी जिंदगी आराम से जी सकता है। जिस तरीके से रोहन की मदद करके रोहन की जिंदगी बचाई थी। सीन कट होता है, वहीं रोहन भी मधु से मिलने आता है और वो उन्हें बताता है कि वो कल अमेरिका जाने वाला है और अब किरण भी अच्छी तरीके से ठीक हो चुका है, पहले से वो स्वस्थ है। रोहन मधु को गुड बाय बोलता है और अपने घर चला जाता है। उसका टिकट दूसरे दिन का था तो वो पहली रात अपने घर में ही रुक जाता है। उसे फिर ऐसा महसूस होता है मानो कोई उसके बेड पर बैठा हुआ हो। इनफैक्ट बेड पे कनी की रेड हेयर क्लिप भी पड़ी हुई थी। रोहन उस जगह पर चादर फेंकता है
और ये चादर वाकई में ऐसी शेप लेती है मानो अंदर कोई हो। रोहन जैसे ही चादर हटाता है तो हमें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और रोहन इस चीज को देख के बुरी तरीके से शॉक हो जाता है और बुरी तरीके से डर जाता है और यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो भाइयों आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इसलिए तो रोहन को डराया गया है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो उसका भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।